नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम विशाल है। आज जो आप बाइक देख रहे हो ये पैनिगल सीरीज़ की एक ऐसी बाइक है जो कि बहुत कम मार्केट के अंदर अवेलेबल है और जिस किसी के पास भी अवेलेबल है कोई बेचता नहीं है। आई होप भैया भी नहीं बेच रहे होंगे। तो ये पैनिगल 899 है। हाय अमित भैया, कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक विशाल, क्या हाल है? ऑल वेल भैया। तो काफ़ी टाइम से हम प्लान कर रहे थे इस बाइक का शूट करने का, क्योंकि 899 और मार्केट में ज़्यादा अवेलेबल नहीं है। जिस किसी के पास है बहुत दूर दूर है। तो दिल्ली एनसीआर में एक लिमिटेड ऑप्शन है, तो उसमें से अमित भैया ऑन करते हैं। तो भैया कैसा रहा इस बाइक का एक्सपीरियंस आपका? मेरी एक्चुअली ये दूसरी सुपर बाइक है। अच्छा। इससे पहले मेरे पास यामाहा R1 थी, ओके 2010 मॉडल क्रॉस प्लेन। ओके। उसके बाद मैं वो 32,000 किलोमीटर के करीब चलाई थी, क्या बात है। बट उससे परेशान बहुत हो गया था क्योंकि यामाहा की आफ्टर सेल सर्विस जो Zero। थी वो नहीं है। इक्विप्ड नहीं थे, उनको खुद ही नहीं पता था क्या करना है कैसे करना है। तो कपल ऑफ पहली कुछ बाइकों में से एक थी। तो परेशान होके जब मैं आफ्टर सेल सर्विस अच्छी नहीं थी, स्पेयर पार्ट्स की अवेलेबिलिटी अच्छी नहीं थी, अब तो मेरे को पता नहीं है। तो फिर मैंने अभी वो भी यही हाल है भैया। अच्छा अभी भी यही हाल है। तो 2014 में मैंने वो भेज भेज दी। दिया आपने। अच्छा, वो आपने ब्रांड ली हुई थी? ब्रांड न्यू ली थी वो भी। ओके। उस टाइम पे आर कितनी की आती थी भैया वो उस वाली? टाइम वो पड़ी थी 13,80,000 की। 13,80,000। 2010 की बात है, व्हाइट कलर की थी। उसके आई थिंक से यूट्यूब पे हमने उस टाइम, हमारा चैनल तो कोई बनाया नहीं, बट उस टाइम यूट्यूब पे कुछ वीडियोस अपलोड किए थे उसके। अच्छा। और ये बाइक आपने कब लिया था? ये बाइक 2015 में ली थी, और ये ब्रांड न्यू लिया था आपने? अक्टूबर में। ये भी ब्रांड न्यू बाइक ली थी। सो इतने साल हो गए और कितने किलोमीटर चल चुकी है? ये अराउंड 20,000 हो चुके हैं इसको। 20,000 हो चुके हैं। तो कितना परेशान किया, कितना नहीं किया, तो सारी बातें आप प्लीज परेशान जैसे मैं आपको कंपैरिजन बता सकता हूँ। जैसे R1 में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम ये होती थी कि वो गर्म बहुत हो जाती थी स्टॉप एंड गो ट्रैफिक में, बिल्कुल। और कट आउट हो जाती थी काफी बार। तो ऐसे काफी इंस्टेंस हुए हैं कि जब मैं रोड के साइड में खड़ा हुआ हूँ एंड बाइक कूल डाउन हो रही है तो तब तक वेट करो। समझ गया। इस बाइक में मेरे को कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं थी। अच्छा। प्लस पावर डिलीवरी इसकी ज्यादा बेटर लगी मेरे को, क्योंकि क्या बात करो भैया, R1 ये तो ऑलमोस्ट आई गेस 147 148 bhp है। ये 147 हॉर्स पावर है, हाँ, और और वो तो 185 हॉर्स 185 थी। तो पावर कैसे बोल सकते हैं पावर इसलिए बोल सकते हैं क्योंकि नॉर्मली ट्रैक पे तो कम ही चलाते हैं, ज्यादातर आप रोड पे चलाते हो। रोड पे ट्रैफिक इतना ज्यादा होता है, तो जो लीनियर पावर डिलीवरी नहीं थी उसकी, एंड इतनी पावरफुल बाइक। ये मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है, हर एक किसी का अपना अलग एक्सपीरियंस हो सकता है। तो बहुत स्टॉप एंड गो ट्रैफिक में बहुत ज्यादा गर्म हो जाती थी, जर्की बहुत ज्यादा थी। इसमें क्या है कि 5,000 आरपीएम 6,000 आरपीएम से नीचे तो ये रहती है बहुत काम कंपोज। अच्छा। नॉर्मल मोटरसाइकिल की तरह आप इस पे रोड पे चला सकते हो। एंड मेजर चंक ऑफ जो पावर जो मेरे को फील होता है वो 6-7,000 आरपीएम के बाद होता है। सो जब आप रियली पुश कर रहे हो और रियली हार्ड राइड करने की कोशिश कर रहे हो तब आप आरपीएम हाई रखते हो। बट सिटी ट्रैफिक में आपका आरपीएम हाई नहीं होता, तो वो जर्की मूवमेंट नहीं है इसमें। एटलीस्ट बहुत ही कंफर्टेबल बाइक है। दूसरा, इसके जो रेशो है इसका सीट का, एटलीस्ट मैं 6 फीट से थोड़ा टॉल हूँ। ओके। तो इसकी जो हैंडल बार और फुट पैग और सीट का जो ट्रायंगल बनता है वो बहुत कंफर्टेबल है। एग्रेसिव नहीं है जितना R1 का बहुत एग्रेसिव था। R1 का हैंडल बार्स और लो हैं और फुट पैग्स और ऊपर हैं। ओके। तो मेरे जैसे टॉल राइडर के लिए वो और बहुत ज्यादा क्रैम्प्ड हो जाता है। इसमें मेरे को थोड़ा रूम मिलता है। तो मेरा एक्सपीरियंस इसके साथ बहुत अच्छा रहा है। अच्छा। स्पेशली डीलरशिप पहले AMP के पास थी, अब नॉर्थ स्टार के पास है। दोनों के साथ मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा है। आफ्टर सेल सर्विस बहुत अच्छी रही है, बहुत प्रॉम्प्ट रिस्पांस रहा है। बाइक कभी ज्यादा दिन स्टैंडर्ड ऐसे खड़ी नहीं रही। इनफैक्ट मेरी बाइक में कोई एक ही टेक्निकल इशू हुआ था, वो भी 7-8 साल होने के बाद। अच्छा। जिसमें मतलब रिसेंटली हुआ कहने का मतलब? रिसेंटली अभी 6-7 महीने पहले। उसमें वो भी इलेक्ट्रिकल इशू था वो कोई मैकेनिकल ऐसा कोई इशू आज तक मेरे को इस बाइक में 0 इश्यूज हैं। एंड मैं इस बाइक को इसलिए कभी बेचना भी नहीं चाहूंगा। अच्छा। तो इस वजह से और कोई बात मतलब कोई मेजर पार्ट या मेजर एक्सपेंस इस बाइक के अंदर लगा हो कि यार ये मेजर एक्सपेंस 1 लाख रुपए का खर्चा हुआ था जब इसका रिले उड़ गया था। अच्छा, 1 लाख रुपए खर्चा? हाँ, तो रिले उड़ गया तो उसके साथ इसका ये जो लॉक सेट है ये ब्रांड न्यू है, अभी लगा है। ओके। तो यहाँ से लॉक सेट से बेसिकली यहाँ से इंफॉर्मेशन जाती है रिले के थ्रू आपके डैशबोर्ड में, इग्निशन ऑन ऑफ सारे एक्सेस करने के लिए। वो बर्न आउट हो गया था तो उसकी वजह से, जलने की वजह से ये स्क्रीन एक्सेस नहीं हो रही थी और ये इमोबिलाइजर अनलॉक नहीं हो रहा था। ओके। तो लॉक सेट, हाँ, तो लॉक सेट इसका आता है 57-58,000 का। पूरी चाबी भी नहीं आई होंगी भैया? सब चाबी भी, दोनों चाबी नई, लॉक नया। अच्छा। फिर उसके बाद रिले चेंज होती है और वायरिंग चेंज होती है। तो इसका ऑलमोस्ट लगभग लाख रुपए करीब खर्च। भैया आपको लगा नहीं क्या रिले की वजह से, जो कि मार्केट में बहुत सस्ती मिल जाती है, पूरा लॉक सेट चेंज कराना पड़ गया? बिल्कुल आप सही कह रहे हो, पर वो एक्चुअली हुआ क्या, वो लॉक सेट भी बर्न हो गया था। अच्छा, लॉक सेट भी वो रिले जली उसकी वजह से ही। तो लॉक सेट में अंदर बर्न हो गया था वो। अब वो आप देख सकते हो, मैं तो
पार्किंग में मेरी जो अंदर ड्राइवे में खड़ा करता हूँ और शेड में पार्किंग है, हम्म। बट वो मेरे को थोड़ा लगा अच्छा कि वही। हाँ इशू हो सकता है। बाकी मैं इसको 450-500 किलोमीटर भी चलाई है एक दिन में। अच्छा एक दिन में। हाँ, और बहुत रफ टेरेन पे जिस तरीके से नहीं चलानी चाहिए वहाँ पे भी चलाई है, हम्म। बट अदर देन दैट मेरे को इस बाइक में कोई इशू नहीं है। हाँ, टायर्स जब डुकाटी खरीदते हो, कोई भी ऐसा मार्की प्रोडक्ट खरीदते हो, एक्सपेक्ट करते हो कि थोड़ा खर्चा तो आपको करना पड़ेगा बिल्कुल extra। आएगा। जिसके टायर्स जो हैं वो जल्दी चले जाते हैं। बिल्कुल। कितने किलोमीटर में टायर चेंज करा लेते हो इसके आप? रफली अराउंड अब आप लगा लो 20,000 किलोमीटर में फोर्थ सेट इसका डलने वाला है। 20,000 किलोमीटर, वही 5,000 किलोमीटर का 5-6 हजार किलोमीटर में अगर आप ट्रैक पे भी ले जाते हो तो और थोड़ा जल्दी टायर वहाँ तो ज़्यादा सर्विसिबिलिटी इशू होता है। उसमें टायर्स आप कौन से लगाते हैं? रोसो आई गेस। जो स्टॉक टायर आता है, क्योंकि इसका स्टॉक टायर या 2 है ये आई गेस। पता नहीं, ये दिख नहीं रोसो 2 है ये। रोसो 2 है ये। तो रोसो 2 ये आप अभी आप ले रहे हो आफ्टर मतलब मार्केट से, तो कितने के आपको पड़ रहे हैं? मेरे को, मैंने बाहर से भी इंपोर्ट करके मंगाया अच्छा। पहले, तो मेरे को पड़ता था 38,500 या 40,000 के करीब का टायर पड़ते थे दोनों। बिल्कुल। तो अभी भी मैं जो इंडियन मार्केट से अवेलेबल है अपने सोर्सेज के थ्रू मैं ले लेता हूँ। तो अभी भी वही रफली अगर आप दोनों टायर चेंज कराओगे, रोसो 3 पे जाओगे तो 4-5 हजार रुपए का फर्क है दोनों टायर का मिला के, कोई बहुत वो नहीं है, बट आपको चेंज कराने पड़ते हैं। पिरेलीज नॉर्मली कुछ ज्यादा ही सॉफ्ट कंपाउंड है, हमारे यहाँ की हीट अप रहता है टायर ज्यादातर, तो वो और ज्यादा वेयर एंड टायर होता है। बिल्कुल। और भैया जब शोरूम पे आप इसकी सर्विस कराते हो तो एक नॉर्मल सर्विस का क्या खर्चा आता है इसका? नॉर्मल इसकी डुकाटी की एक डेस्मो सर्विस होती है, इसका अभी मैं नॉर्मल सर्विस की बात करूंगा, मैं डेस्मो में आने वाला था। नॉर्मल सर्विस आई वुड से अगर सिर्फ फ्लूइड वगैरह चेंज कर रहे हैं, हाँ बेसिक, सिर्फ कोई ब्रेक पैड्स वगैरह कुछ नहीं चेंज कर रहे, तो 25,000 के करीब, 25 से 30,000। क्या बात कर रहे हैं भैया, ये डाइजेस्ट नहीं हो रही मेरे को बात। ये इतनी महंगी एक्सपेंसिव सर्विस आप बोल रहे हैं कि मतलब विदाउट एनी मतलब ब्रेक फ्लूइड वगैरह डिस्पाइट के हटा के? हाँ, नॉर्मली इतनी की होती है, 25 से 30,000 की रेंज की होती है। मेरी ये कभी भी सर्विस 20,000 से नीचे की नहीं हुई। अच्छा, 20,000 से ऊपर की ही सर्विस हुई है। अगर अभी आपने सर्विस बिल चेक किया कि उसमें क्या क्या चीजें कर रहे हैं? हाँ, उसमें आप अगर चेक करोगे तो एयर फिल्टर चेंज नॉर्मली चेंज ही कराते चेंज ही हैं, होगा बेटर ही रहता है, चेंज करा लो। अगर आप आफ्टर मार्केट डलाते हो उसको आप क्लीन कर सकते हो, बट अगर आपको लंबे टाइम के लिए बाइक रखनी है तो एंड आप अगर आप अफोर्ड कर सकते हो तो आप चेंज करा लो, ज्यादा बेटर। समझ गया। तो मैं चेंज करा लेता हूँ उसको, वो चेंज होता है। इसका फिल्टर हो गया, इंजन ऑयल चेंज होता है, कूलेंट चेंज होता है एवरी ऑन एंड ऑफ। अच्छा, हर सर्विस में कूलेंट चेंज कराते हैं आप? मैं तो हर बारी करा लेता हूँ। ओके। बाकी रिकमेंडेशन अलग अलग है, मैनुअल के हिसाब से अलग है, बट कंपनी अलग रिकमेंड करती है, और अगर आप सर्विस सेंटर पे जाओगे उनकी थोड़ी अलग रिकमेंडेशन है। बट मेरा क्या है, मैं जब जाता हूँ तो चेंज करा लो, ज्यादा बेटर है। आई नो कोई लॉजिक नहीं है इसका, लॉजिक ड्रिवन बात नहीं है, बट क्योंकि मैं बहुत ज्यादा बिजी रहता हूँ तो कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि एक एक साल तक मैं एक्सेस नहीं कर पाता बाइक को। समझ गया। तो मैं इसलिए जब जाता हूँ तो सारे फ्लूइड्स वो एक कंसिस्टेंसी रखने के लिए चेंज करा ही लेता हूँ। और कितने किलोमीटर पे आप इसकी सर्विस कराते हैं? सर्विस में किलोमीटर तो हो ही नहीं पाते। अच्छा, टाइम हो गया। हाँ, टाइम हो जाता है। बेसिकली हर 6-7 महीने में मैं सर्विस करा लेता हूँ। सर्विस करा लेते हैं। और आप शोरूम पे ही सर्विस कराते हैं? शोरूम पे ही कराता था। अच्छा। फिर मेरा एक अपना क्लोज बंदा है जो पहले यामा में भी अच्छा, मेरी सर्विस हैंडल करता था। मेरी और भी जो दूसरी बाइक है उस जो ट्रायम्फ की है उसको भी वही हैंडल करता था, तो मैं उसी से कराता हूँ। बट खर्चा रफली सेम ही है। आप जीएसटी वगैरह थोड़ा हटा दो, सही बात, बाकी वही 20-25 हजार। भैया कहने का मतलब इसके डिस्क पैड वगैरह हम लोग चेंज करें, वो भी इतने ही चलते होंगे जितने टायर चलते हैं? नहीं, डिस्क पैड ज्यादा चलते हैं इसके। अच्छा। मैं एक बार कॉम्बिनेशन ट्राई कर चुका हूँ, ईबीसी के डलवा लिए थे मैंने ब्रेम्बो के हटा के। अच्छा। बट मेरे को इतना मजा नहीं आया, तो मैंने ब्रेम्बो के ही वापस डलवा रहा, बिकॉज वो ही ज्यादा अच्छे, मेरे को जो ब्रेक फील है वो उसी से ज्यादा आती है। तो वो भी आपके समझ में होगा, तीनों सेट अगर आप चेंज करते हो तो क्लोज टू 18,000 के आसपास पड़ते होंगे ब्रेम्बो के। बिल्कुल बिल्कुल 15 to 18,000 के आसपास के ही पड़ते हैं वो। बट रियर बहुत कम चेंज होता है, क्योंकि रियर नॉर्मली आप ट्रैक यूज पे आप रियर का ज्यादा यूज करते हो, नॉर्मल सिटी राइडिंग में रियर ब्रेक हार्डली यूज। भैया आपसे बात करके ना मुझे मेरी एक चीज क्लियर हो गई। आई होप ये लोगों को ये चीज समझ लेनी चाहिए, अगर बाइक को डुकाटी को ऐसे अगर मेंटेन कर रहे हैं जैसे आप कर रहे हो तो कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी। बिल्कुल, मेंटेनेंस तो हर चीज मांगती है। आपको समझना पड़ेगा कि आप क्या प्रोडक्ट यूज कर रहे हो, और उस प्रोडक्ट की क्या, अगर आप मारुति और मर्सिडीज की सेम तरीके से सर्विस कराओगे तो फिर आपको मर्सिडीज प्रॉब्लम देगी, बिकॉज सेंसर ज्यादा हैं, बिल्कुल ज्यादा है ना।
परफॉर्मेंस ज्यादा है। Performance तो ज़्यादा जब चीजें ऐसे हो जाती हैं जिनमें ज्यादा कॉम्प्लिकेशन होती है, ज्यादा कंप्यूटर्स यूज होते हैं, हम्म, तो उसमें प्रॉब्लम की इश्यूज आ सकते हैं। और इन बाइक्स में नॉर्मली इलेक्ट्रिकल इश्यूज बहुत ज्यादा आते बहुत हैं, ज़्यादा आते हैं। क्योंकि जो इनका सेंसर सूट है जो इसमें डला हुआ है, और आजकल तो खैर सभी बाइकों में आने लग गया है, वो हमारे देश में मिट्टी, धूल, डस्ट 10 सच है, में सब खराब हो वो जाता प्रॉब्लम है। हो ही तो जाती अब है। वो क्लीन रखनी पड़ती है थोड़ा। और आप, ये तो शौक की चीज है ना, अगर आपने शौक के लिए रखी हो तो आप स्पेंड भी करोगे, ध्यान भी रखोगे। आई एम श्योर इंडिया में कोई ऐसे तो छोड़ता नहीं है। तो अगर आप ध्यान रखोगे और चलाओगे तो ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, 20,000 किलोमीटर हो गए, मैं और भी मेरे फ्रेंड्स हैं, इनके पास 899 है, मैंने किसी से कोई प्रॉब्लम आज तक सुनी नहीं। नहीं सुनी आपने? हाँ जी, क्योंकि मैं देखो प्री ओन्ड में डील करता हूँ भैया, तो मेरे पास प्री ओन्ड में आती हैं बाइकें, तो जनरली मैं भी पुरानी डुकाटी को लेने में थोड़ा सा कहीं ना कहीं अवॉइड करता हूँ, बिल्कुल बिल्कुल, मैं क्योंकि समझ वो कब क्या हो जाए नेवर नो। बिल्कुल बट लेकिन ये चीज़ क्लियर कर दिया आपने कि अगर बाइक इस तरह से मेंटेन हो तो उसमें कहीं ना कहीं हम मतलब कॉन्फिडेंस दिखा सकते हैं। मेंटेन हो। और डीलर की इनकी जो ट्रेनिंग है वो बहुत अच्छी है, बिकॉज इन्होंने जो इनिशियल बैच, अब तो मेरे को पता नहीं, जो इनिशियल बैचेस भेजे थे डुकाटी ने खुद ट्रेन किया था उनको, तो इनके डायग्नोस्टिक और ट्रेनिंग बहुत अच्छी है। तो उस पर एक तो ट्रस्ट है। और अगर आपका जो बंदा सर्विस कर रहा है वो आपको एडवाइस कर रहा है, तो आप कॉर्नर्स मत कट करो कि अच्छा भैया अगली बार डलवा लूंगा, समझ गया भैया अभी नहीं, भैया अच्छा 1,000 किलोमीटर और, क्योंकि वो 1,000 किलोमीटर में उस इक्विपमेंट के साथ साथ दूसरा और क्या डैमेज हो रहा है वो आपको नहीं समझ आएगा। सच है। तो वो अगर कोई आपको एडवाइस करता है और बोलता है तो थोड़ा दिल खुला रखना पड़ेगा, एंड वो चेंज करा दो, ज्यादा बेटर रखना पड़ेगा, पॉकेट अब आप देखो ये टायर जो है ये वॉर्न आउट नहीं है अभी, बिल्कुल, बट क्योंकि एज की वजह से अगर आप देखोगे इसमें थोड़े क्रैक्स डेवलप हो गए। तो क्रैक्स आ गए, तो मेरे को एडवाइस करा है, तो मैंने ऑलरेडी मंगा लिया टायर। अच्छा, ऑलरेडी टायर आ गया, अब ये जाएगी, इसका टायर चेंज होके आएगा। सो मैं कभी भी अगर वो मेरे को बोलते हैं कि ये चेंज करा दो या वो चेंज करा दो, जो भी बोलते हैं मैं आर्ग्यूमेंट नहीं करता या मैं उसमें ज़्यादा अंदर नहीं घुसता, क्योंकि मैंने अब कितने साल हो गए मेरे को, आप लगा लो 14-15 साल हो गए सुपर बाइक चलाते हुए। बिल्कुल। तो मैंने ये देखा कि अगर कोई एडवाइस कर रहा है तो उसका कोई रीज़न है, जो आपको प्रॉब्लम नहीं समझ नहीं आएगा, जो आपका हक बनता है आप पूछ सकते हो, आर्ग्यू कर सकते हो, बट आपको भी थोड़ा एजुकेटेड रखना पड़ेगा अपने आप को कि ये मशीन्स कैसे काम करती हैं, इनका ब्रेक फ्लूइड से लेके हर चीज, टेम्परेचर से कैसे इफेक्ट होता है। सच है। तो अगर आप उस चीज़ों पे ध्यान दोगे तो आप मेंटेन करोगे, तो मेरे को नहीं लगता कोई प्रॉब्लम है, ना इसमें कोई प्रॉब्लम है, और ना मैं इसको कभी, मूड ही नहीं है मेरा कभी बेचने का इसको। क्योंकि जनरली भैया जो भी मेरे पास कोई बिगनर बंदा आता है ना वो डुकाटी मांगता है, तो मैं तो उसको मना कर देता हूँ। हाँ, क्योंकि डुकाटी बिगनर्स के लिए नहीं वो है। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, क्योंकि अगर आप क्लच को अब्यूज करोगे, थ्रॉटल को अब्यूज करोगे, तो आप कहोगे अरे मेरी क्लच प्लेट फूक गई है। फूक गई, सच। हाँ, आप अगर इस बाइक को आपको चलाना नहीं आता ढंग से, आप हार्ड अपशिफ्ट कर रहे हो, हार्ड डाउन शिफ्ट कर रहे हो विदाउट नोइंग क्या स्पीड है, कैसे क्लच को मॉड्यूलेट करना है, कैसे थ्रॉटल को मॉड्यूलेट करना है, किस रेप पे क्या होना चाहिए, अगर आपको वो नॉलेज नहीं है तो ये बाइक अब्यूज करने के लिए नहीं है। समझिए आपकी। क्योंकि जैसे आप जापानीज बाइक लोगे, जेन्युइनली मैं बताता हूँ, क्योंकि जापानीज, जब मैंने, उससे पहले R6 थी मेरे पास, अच्छा। तो जब मैं जापानीज बाइक्स पे ही मैंने सीखा था, बिकॉज उन बाइक्स को आप अब्यूज करो वो दे कैन टेक दैट अब्यूज। लेकिन आपको आइडिया लग गया ना भैया कि कैसे मेंटेन करना है, कैसे बिल्कुल समझना है, बिल्कुल। तो वो बिगिनर्स के लिए, हाँ, बिगिनर्स के लिए, बिगिनर्स के लिए मैं मानता हूँ थोड़ी प्रॉब्लम है कि अगर आप बिगिनर हो, बट अब कुछ इन्होंने मोटरसाइकिल्स हैं जैसे स्क्रैम्बलर्स वगैरह हैं, उस पे इन्होंने वो थोड़ी इजी हो गई हैं, वो उन्होंने डेस्मोट्रॉनिक वाल्व सिस्टम है इसमें, वो चेंज कर दिया, तो नॉर्मल जो वाल्व सिस्टम है वो लगा दिया, तो उससे क्या हो गया कि अब सर्विस इंटरवल्स बढ़ गए हैं उसके। सच है। वो जो डेस्मो सर्विस जिसकी हम बात कर रहे हैं, जिसके लिए सब डरते हैं, सब डरते हैं, आपका क्या कहना है डेस्मो को लेके? मेरे को ऐसा कोई बैड एक्सपीरियंस नहीं था। अच्छा, आपकी डेस्मो हो गई? मेरी इसकी डेस्मो हो गई है 65,000 के करीब, 65,000 मतलब 65,000 रुपए की सर्विस। हाँ, जिसमें कोई ब्रेक वगैरह कोई चेंज नहीं हुए, तो वो डेस्मो सर्विस है। बट ये इन बाइक्स में है जिनका इंटरवल्स छोटा है, समझ गया। बट अब बहुत सारी बाइक्स आ रही है, स्क्रैम्बलर आ रही है, मल्टी स्ट्राडा आ रही है, जिसमें उन्होंने वो डेस्मोट्रॉनिक वाल्व सिस्टम चेंज किया है, जिसकी वजह से डेस्मो सर्विस की एक तो रिक्वायरमेंट नहीं है और सर्विस इंटरवल्स बहुत ज्यादा ऊपर हो गए हैं। आई थिंक सो डेस्मो सर्विस शायद 50 या 60,000 किलोमीटर पे, और उतना चलाना तो फिर काफी टाइम लग जाएगा। भैया अच्छी बात है, तो इस बाइक की बहुत सारी हम लोगों ने कर ली। फाइनली वीडियो बंद क्लोज करने से पहले इस बाइक की कोई ऐसी बात है जो आपको अच्छी नहीं लगती? हाँ, मैं आपको बताता हूँ इस बाइक की एक अच्छी बात ये है कि अच्छी बात जो अच्छी नहीं बात है, है, बेकार बात बता, अच्छी तो आपने सारी बता दी। ये जो पीछे वाली सीट है, हाँ, इसका कोई यूज नहीं है, बिल्कुल कोई यूज नहीं है, क्योंकि एक नॉर्मल इंसान या बच्चे के लिए तो ये बनी नहीं है, नहीं बनी, ये यूजलेस है। इसको अगर हटा भी दोगे तो ज्यादा बेटर है। दूसरा, इसकी जो हेडलाइट आती है आगे, तो इसमें आते हैं येलो बल्ब्स, बिल्कुल येलो आते बट मैंने इसके चेंज करा के एलईडी लगवाई, एलईडी खुद लगाया मैंने, खुद लगाया, ये खुद ही खोल के फ्रंट, समझ गया। तो ये जो एलईडी, हाँ, अगर आप इसका हाई बीम देखोगे ये येलो है,
तो ये जो है आप इतनी एक्सपेंसिव बाइक खरीद रहे हो, और ऐसा तो है नहीं कि मैंने कोई 2008 में 9 में खरीदी थी जब एलईडी आते नहीं थे, तो इन्होंने कुछ कॉर्नर्स कट किए। दूसरा ये जो स्क्रीन है इसकी, ये भी मैंने चेंज करा के प्यूक की टॉल स्क्रीन लगाई थी। इसका रीजन ये था कि मेरी हाइट पे, मेरी क्या मुझे लगता है किसी की भी हाइट पे वो जो फ्लैट स्क्रीन इसकी आती है स्टॉक, वो उसका कोई यूज नहीं, वो विंडोज ज्यादा करती होगी। हाँ वो विंडोज ज्यादा। तीसरी चीज मिरर्स, जो आई थिंक सो सच डुकाटी के सभी लोगों को पता है कि जो मिरर्स है फोल्ड नहीं होते, वो आपके कंधे देखने के लिए अच्छा है, बिल्कुल, पीछे बाकी कुछ दिखाई नहीं देता। फोल्ड इसके हो जाते हैं। अच्छा, इस क्या बात कर रहे हो, इसके हाँ इसके पूरे फोल्ड हो जाते थे, बट ये की टॉल स्क्रीन लगाने की वजह से ये पूरे नहीं बंद होते। आई थॉट कि इसके भी आपने मिरर चेंज कर रखे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है। नहीं, मिरर इसके स्टॉक मिरर है, स्टॉक मिरर है। मुझे लगता था कि स्टॉक में छोटे आते होंगे इसके। नहीं, इसका सिर्फ मैंने टेल टाइड ही हटाया है, एनआरसी लगाया होगा आपने शायद। हाँ, ये सभी को पसंद है वो। दो तब आई थिंक 2015 में शायद कम ही लोगों को पता था, तब लगाया था मैंने। बाकी यही 2-4 स्मॉल पॉइंट्स है। बाकी ऑनेस्टली अगर मेरे को इस बाइक में कुछ ज्यादा चीजें पसंद नहीं होती तो ये बिक चुकी होती। मैं उस बाइक को रखूंगा नहीं जो मेरे को परेशान करे या जिससे मेरे को अच्छा ना लगे। दूसरा, जब भी आप आके देखते हो राइड करने से, राइड नहीं भी कर रहे होते और आपके गैरेज में खड़ी होती है, आप देखते हो तो आपको लगता है यार वो फीलिंग सिर्फ आपको डुकाटी दे सकती है, कोई नहीं दे सकता। वो मैंने मल्टीपल बाइक्स ओन करके देख ली, वो और कोई बाइक देती नहीं है ये फीलिंग जो डुकाटी देती है। इसीलिए मेरे को लगता है कि बहुत सारे लोग जिनको एक्चुअली में अफोर्ड कर सकते हैं या रख सकते हैं, वो जरूर अपने गैरेज में एक डुकाटी तो जरूर रखते हैं। और सबसे जो अच्छी चीज मुझे इस बाइक की एक लगती है, मुझे लगता है इसका अंडरबेली एग्जॉस्ट, यस, जो कि 959 में नहीं देखने को मिलता। 959 में वो खराब हो गया थोड़ा सा, साइड दे दिया, बट जो अंडरबेली का मजा है ना कॉर्नरिंग करते टाइम, जो उससे कॉन्फिडेंस एक और चीज मेरे को याद है, इसका जो ये जो क्लच है, हाइड्रोलिक क्लच, ये बहुत ज्यादा हार्ड है। बट कम टू थिंक ऑफ इट, बहुत ही कम ऐसी सुपर बाइक है जो मैंने चलाई है जिनका ये लाइट होता है। तो ट्रैफिक में ये मतलब अगर आपकी रिस्ट का वर्कआउट करना है तो ये अच्छी चीज है। समझ गया। और भैया ये सब बातें हो गई, चलो आपने अच्छी चीज बता दी, प्रोज एंड कॉन्स बता दिए। लास्ट क्वेश्चन है, ये बाइक आप किसको रेकमेंड करते हो, किसको नहीं करते? ये काफी मेरे से काफी लोग पूछ चुके हैं। अच्छा, मैं रिकमेंड उसको करता हूँ जो एटलीस्ट कुछ टाइम ट्रैक पे जाना चाहे। अच्छा, कुछ बिकॉज सुपर बाइक इंडिया में लोग ले लेते हैं, बट प्रैक्टिकलिटी इस बाइक की बिल्कुल नहीं है। बिल्कुल नहीं है, बिकॉज ना तो इसका पोस्चर अच्छा है, ना आप इसे ट्रैफिक में चला सकते हो, और ऑब्वियसली नॉर्मल और प्रॉब्लम्स जो इसके साथ एक्सपेंस एडेड है वो तो है ही। सच, बिल्कुल क्लियर। हीटिंग इश्यूज इसमें नहीं है, जो लीटर क्लास बाइक्स में थोड़े ज्यादा होते हैं, इसमें इतने ज्यादा नहीं है। तो मैं ये सिर्फ उसको रिकमेंड करूंगा जिसको 50% और कम से कम 40% 30% टाइम एटलीस्ट इस बाइक को ट्रैक पे लेके जाए, ताकि इस बाइक की थोड़ी यूजेबिलिटी एंड यू कैन एंजॉय दिस बाइक ट्रैक पे ज्यादा। क्योंकि आप रोड पे कितना तेज चला लोगे, और इस बाइक का अगर आपने एंजॉय करना है तो वो कॉर्नर्स में है, स्ट्रेट लाइन में नहीं है। कॉर्नर्स में, स्ट्रेट लाइन में कोई फायदा नहीं है। ये स्टेट में तो भी वो ये 240 के आसपास, इससे ऊपर क्या ही मतलब। हाँ, मैंने जो इस पे आई थिंक सो क्लॉक की है 255 256, हाँ 247 के आसपास मैं भी एक बार ले गया और था। R1 पे मैंने R1 पे तो क्लॉक करा है 299, वो तो रुक जाती है, उसके बाद वो दिखाना बंद कर देती है। बट वो स्ट्रेट लाइन स्पीड आपको वो ना तो आपकी स्किल को इम्प्रूव करती है, ना आपको एक बेटर राइडर बनाती है। तो वो तो किसी को भी आप बिठा दो, वो थ्रॉटल घुमाना है और वो तो बाइक कर रही है, वो आप कुछ नहीं कर रहे। तो इस बाइक का जो इन्होंने इलेक्ट्रॉनिक सूट दिया है, जो इसकी पूरी सस्पेंशन इज फुली एडजस्टेबल, तो वो उसका अगर आपने यूज करना है तो आप ट्रैक पे जरूर लेके जाएं। और अगर आपका कोई फन नहीं है, आप नहीं जाते ट्रैक पे, तो इससे बेटर है आप स्ट्रीट फाइटर या मॉन्स्टर या अगर आपको और भी कंफर्टेबल चाहिए तो मल्टी स्ट्राडा या कोई और कंपनी की ट्रायम्फ की बाइक ले लें। बट अगर आप एक सुपर बाइक ले रहे हो तो ट्रैक पे अगर आप नहीं जा रहे तो ना तो आप बाइक के साथ बेसिकली डुकाटी ले रहे हो। हाँ, अगर आप डुकाटी ले रहे हो और स्पेशली अब जो पानी गालेज आ रही हैं वो ले रहे हो, तो आप अगर आप ट्रैक पे नहीं जा रहे तो आप अननेसेसरी अपने को पेन, ज्यादा पैसा और अनकंफर्टेबलनेस प्रोवाइड कर रहे हो, और कुछ नहीं दे रहे। ये बात बहुत अच्छी बताई आपने, और ये वीडियो, ये बातें आई प्रॉमिस कि लोगों के बहुत ज़्यादा काम आएगी एंड लोग इसे रिलेट भी करेंगे और लोगों को मतलब हेल्प भी मिलेगी सब चीज़। आई होप अगर हेल्प मिले तो बहुत अच्छी बात है। क्योंकि अगर एक्सपीरियंस, क्योंकि बाइकिंग कम्युनिटी ऐसी है, म्यूचुअल रिस्पेक्ट पे बनी होती है। बहुत सारे लोग जब तक इस कम्युनिटी में नहीं आते उनको नहीं समझ आता। सच है। तो हम यही चाहेंगे कि जो नए राइडर्स हैं, जो अच्छे राइडर्स हैं, स्किल्ड राइडर्स हैं बहुत ज़्यादा, उनको एटलीस्ट पता हो कि जब आप ये ले लेते हो उसके बाद ना समझ आए, आपको पहले ही थोड़ा प्रीव्यू मिल जाए कि किस लिए लेनी चाहिए। हाँ, आपको लगेगा कि मैं कूल लगूंगा, कूल आप किसी भी मोटरसाइकिल पे लग सकते हैं अगर आपकी स्किल अच्छी है, स्किल अच्छी है ना।
बाकी बहुत सारी मोटरसाइकिलें जो सुंदर है डुकाटी की रेंज में, जो कंफर्टेबल भी है, बिल्कुल है। जिनका जो पर्पस सॉल्व करेंगे आपका। एंड मुझे लगता है कि आजकल लोगों को वैसे ज़्यादा समझ आने लग गया, हमारे टाइम में इतना नहीं पता था। जैसे मैं अब जैसे जैसे आगे बढ़ रहा हूँ, तो मेरी ये लास्ट सुपर बाइक है, मैं इसके बाद सुपर बाइक्स नहीं लूँगा। अच्छा, इसके बाद आप कौन सी बाइक पर अपग्रेड करना चाहेंगे? हाँ, इसके बाद मेरा जो एक्चुअली सबसे अच्छी लगी मन है मेरा, वो है BMW R1290। ओके, साउंड गुड, बहुत अच्छी मशीन है। हाँ, तो मेरे को अच्छा लगता है, मैं थोड़ा हार्ड राइडर हूँ, मेरे पास ट्रायम्फ बॉनाविल भी है, उसको भी मैं थोड़ा हार्ड ही राइड करता हूँ। तो मेरा जो राइडिंग स्टाइल है, एक तो वो थोड़ा हार्ड है, तो वो आपको ये सूट करेगी। या कोई भी परफॉर्मेंस ओरिएंटेड नेकेड बाइक, मेरे हिसाब से नेकेड बाइक मेक्स मोर सेंस देन दिस, क्योंकि उसको आप एक्चुअली में ट्रैक पे भी लेके जा सकते हो, कैसे भी यूज कर सकते हो, और कंफर्टेबल आप टूरिंग भी कर सकते हो। मैंने इस पे भी टूरिंग की है, ऐसा नहीं है। बट फिर भी एट द एंड एक टाइम पे बट लाके लगता है एट द कि एंड ऑफ द डे, जब आप ज्यादा स्टॉप्स ले रहे हो, फ्यूल रेंज ज्यादा नहीं है ना, आपको 190 किलोमीटर में फिर रिफ्यूल कराना पड़ेगा। तो आप ज्यादा स्टॉप्स ले रहे हो, आप ज्यादा थक रहे हो, तो अनटिल अनलेस आपको एक्चुअल हार्डकोर राइडिंग करनी है, ट्रैक राइडिंग करनी है, आप रियली एंजॉय करना चाहते हो एक हार्ड राइडिंग मोटरसाइकिल को, तभी लें, नहीं तो अदरवाइज मैं नहीं रिकमेंड करता किसी और को। तो थैंक यू सो मच भैया टाइम देने के लिए, और वीडियो बहुत अच्छी बन गई, काफ़ी बड़ी हो गई, और बाय प्रोफेशन भैया हमारे पायलट हैं, तो आपको बहुत अच्छे से भैया ने गाइड किया और बहुत मज़ा आया भैया के साथ शूट करके। तो दोबारा मिलेंगे भैया नेक्स्ट बाइक में नेक्स्ट वीडियो के साथ। तो थैंक यू सो मच भैया, टेक केयर। श्योर, बाय बाय, थैंक यू विशाल।